नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल का आविष्कार कब और किसने करा था, पीएच स्केल पर किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को कैसे ज्ञात किया जाता है, अम्ल क्षार होते क्या है, अम्ल और क्षार को ज्ञात करने के प्राकृतिक सूचक और मानवीय सूचक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ या तत्व का पीएच मान कितना होगा, इन सारी बातों को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमने वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है। तो शुरू करते हैं पीएच स्केल। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रही है, इसका जो मान है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से लेकर 14 तक। तो 0 से लेकर 7 तक के बीच का जो मान होता है इसे कहते हैं हम अम्लीय मान। ठीक है, और 7 से लेकर 14 के बीच का जो मान होता है उसे कहते हैं हम क्षारीय मान। ठीक है, जब किसी पदार्थ की वैल्यू या मान पीएच स्केल पर 7 आता है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन मान। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। इसे हम विस्तार पूर्वक भी समझेंगे आगे। जानते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, पीएच किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता की माप होता है। जैसा हम पहले भी समझा चुके हैं कि 0 से लेकर 7 के बीच में यदि किसी पदार्थ की वैल्यू आती है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में किसी की वैल्यू तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और यदि किसी पदार्थ का पीएच स्केल पर मान 7 आता है तो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और समझेंगे आगे। जानते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने करी थी। तो पीएच स्केल की खोज डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन ने वर्ष 1913 में की थी। कब, 1913 में करी थी। वो किसने करी थी, तो सोरेनसन ने करी थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले या पीएच स्केल को अच्छे से समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। तो जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्या करता है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये होती है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और जब अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डाल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये एक पहचान हो गई। वो सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ उपस्थित होता है। डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि आपको एक कप में दिखाई दे रहा है कि एसिड भरा हुआ, एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, जब उसमें हम किसी नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अम्ल की बात। अब जानते हैं क्षार यानी कि बेस क्या होते हैं। वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल में क्या था, नीले को लाल करा। अब क्षार में क्या होगा, लाल को नीला कर देता है। सामान्यतः सभी क्षारों में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव उपस्थित होता है। डायग्राम से देखते हैं, जैसा एक कप में आपको दिखाई दे रहा है कि बेस भरा हुआ है यानी कि क्षार भरा हुआ है। जब उस क्षार में हम किसी लिटमस पेपर को डालते हैं, लाल लिटमस पेपर को, तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा अम्ल और क्षार को डिटेल में देखा दोस्तों। अब देखते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है दोस्तों, जो अम्ल और क्षार को ज्ञात करने का एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, देखते हैं लिटमस क्या है। लिटमस पेपर का निर्माण लाइकेन से होता है। अब लिटमस पेपर कैसे दिखाई देते हैं देख लेते हैं। जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये लिटमस पेपर होते हैं। बात आती है इसके प्राकृतिक रंग की, तो इसका प्राकृतिक रंग होता है दोस्तों पर्पल होता है। कभी पूछा जाए एग्जाम में कि लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो पर्पल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन को देखते हैं। तो लाइकेन 2 भागों से मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। शैवाल क्या होती है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हरी कलर की होती है। ठीक है, वो कवक क्या, आपने देखा होगा पेड़ों के आसपास ऐसे छत्ते टाइप उग जाते हैं, इसे कवक कहते हैं। वो शैवाल और कवक क्या होते हैं, शैवाल तो एक तरीके से पादप होता है लेकिन कवक एक जीव होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, सजीवी संबंध होता है। वो क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। बात आती है इन दोनों को किस जगत में रखा जाता है, तो इन दोनों को थैलोफाइटा जगत में रखा जाता है। आपके मन में विचार आ रहा होगा ये थैलोफाइटा होता क्या है, तो इसको भी देखते हैं। थैलोफाइटा ऐसे पादप जिनके जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होती, उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे पादप, ऐसे पादप जिनके जड़, तना, पत्तियां नहीं होती उसे थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे आप शैवाल को देख रहे हैं, शैवाल क्या एक काई। ठीक है, आपने देखा होगा नदियों में काई तैरती रहती है, तो उसकी क्या होती है, ना तो कोई जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्तियां होती है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। हरे कलर होने का उसका यह बेनिफिट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब जड़ नहीं है तो वो उस भोजन को पकाएगा कैसे, तो जल की पूर्ति किससे करता है, कवक से। ठीक है, क्योंकि जड़ क्या करती है, जाइलम की क्रिया के द्वारा मिट्टी से आवश्यक खनिज पदार्थों और पानी को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो अब क्या करेगा, जो कवक है, कवक क्या करेगा, शैवाल को पानी की आपूर्ति करेगा, बदले में शैवाल क्या करेगा, कवक को भोजन देगा। इस प्रकार इन दोनों के बीच कैसा सहसंबंध होगा, सजीवी सहसंबंध होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। बढ़ते आगे। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग पर्पल होता है, जैसा हमने बताया था ऊपर। लिटमस पेपर पीएच स्केल का प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा सूचक होता है, तो प्राकृतिक सूचक होता है। यदि पदार्थ अम्लीय है तो पानी के घोल में लिटमस कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। जैसे आप अनिल से भी याद कर सकते हैं, अनिल मतलब अ से अम्लीय हो जाएगा, नी से नीला और लाल, ल से लाल। ठीक है, ये याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप याद रख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्षार। क्षार में क्या होता है, जो लाल लिटमस पेपर रहता है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अम्ल एवं क्षार दोनों विद्युत अपघट्य होते हैं एवं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अब विद्युत अपघट्य होता क्या है दोस्तों, तो ऐसा कोई सा भी लिक्विड जिसके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो सके, तो वो सारे लिक्विड केस क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, और ये अम्ल और क्षार दोनों ही क्या है, विद्युत अपघट्य है। समझ में आया दोस्तों, बढ़ते आगे। 2 पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों कि मृगी के दौरे की दवा भी काई से बनती है, लाइकेन से बनती है। ठीक है, और लाइकेन का निर्माण किससे होता है, शैवाल और कवक से, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जहां जहां भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना वायु में। जहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर जो है लाइकेन दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब बात आती है मानव निर्मित सूचक की। अभी तक तो हमने प्राकृतिक सूचक जो था लिटमस, उसका अध्ययन करा। अब मानव निर्मित सूचक कौन कौन से होते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो फिनाप्थेलिन एवं मिथाइल ऑरेंज 2 महत्वपूर्ण मानव निर्मित सूचक होते हैं। ठीक है, इसे हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है मिथाइल ऑरेंज, इसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम मिथाइल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डालते हैं तो कैसा रंग हो जाता है, इसका लाल रंग हो जाता है। ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब मिथाइल ऑरेंज को हम क्षार में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से पीला हो जाएगा। बात करते हैं फिनाप्थेलिन की, तो फिनाप्थेलिन का कोई रंग नहीं होता है, मतलब ये रंगहीन होता है। और जब इसको अम्ल में डाला जाता है तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जब इसको क्षार पे डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात एक नोट कीजिएगा। पिछली बार आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है कि 2000 के नोट का रंग फिनाप्थेलिन से ही बनता है। मतलब प्रश्न पूछा गया था कि 2000 के नोट का निर्माण किससे होता है, क्या उसके रंग का निर्माण किससे होता है, तो फिनाप्थेलिन से होता है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ तक तो हमने डिटेल में समझा, अम्ल और क्षार के बारे में समझा, प्राकृतिक सूचक मानव सूचक कौन कौन से, इसे भी समझ लिया। अब अलग अलग पदार्थों या तत्वों के पीएच मान क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। बात करते हैं आंसू और रक्त के पीएच मान की, तो दोनों का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, यदि किसी के आंसू निकलते हैं तो किसी के खून से कम नहीं होते। तो याद रखिएगा आंसू की कीमत और रक्त की कीमत दोनों की एक समान होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। दोस्तों स्लाइड में हमने इमेज को इसलिए जोड़ा है क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, यदि हम किसी इमेज को देख लेते हैं तो हमें हमेशा याद रहती है। इसीलिए हमारा यही मकसद है कि आप एक बार देखें और आपको हमेशा के लिए याद रहे, ताकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये इमेज देख के आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है नींबू के पीएच मान की, तो नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों 2.4। कितना, 2.4। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं 2 नींबू पड़े हैं, फुल जो नींबू है 2 है। जब इन दोनों नींबू को बीच में से फाड़ करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि 2 नींबू की फाड़ करेंगे कितने, 4 हो जाएंगे। तो हमने देखा नींबू की इमेज थी, वहाँ पे 2 नींबू पड़े थे, बात आ रही थी उनको बीच में से काटने की। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि नींबू का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है। आगे देखते हैं, समुद्र के पानी का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है दोस्तों। अब समुद्र का पानी या समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है ना, चौड़ा से चौरा, 84 ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। 84 मतलब क्या, समुद्र का पानी, तो 8.4। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समुद्र का पानी का जो पीएच है कितना है, 8.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, शराब का पीएच कितना होता है, तो आपका 2.8 होता है। कितना, 2.8 होता है। आप 2 ग्लास देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में क्या है, शराब भरी हुई है। अब इन दोनों ग्लास को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे, 8 जैसे दिखेंगे ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 ग्लास से 8 बन गए, तो शराब का पीएच जो हो गया 2.8 हो गया। ठीक है, आप इमेज को देखिए दोस्तों, इमेज से आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। आगे देखते हैं, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। अब जैसे सिरका मतलब सिर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं दोस्तों। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिर के कितने भाग, 3, सिर का कितना भाग, 3, ऐसे भी आपको याद रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार का पीएच कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है, 6.5 टू 7.5। ठीक है, इतना जो है लार का पीएच मान होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्यूट सा बेबी है जिसके लार टपक रही है। ठीक है, और लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 तक होता है। आगे देखते हैं, आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच 7 होता है। अब आसुत जल क्या होता है दोस्तों, जब किसी पानी को हम उबालते हैं तो उसकी भाप को इकट्ठा करने के बाद जो पानी बनता है उसे हम आसुत जल कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन जल का जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है, 7 होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नमक की, तो नमक का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 होता है। पिछले में देखा हमने आसुत जल, उसका भी 7 था, और नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बात आती है नमक का जो रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इसका पीएच कितना होता है, तो 8.3 होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक बाउल है जिसमें बेकिंग सोडा भरा हुआ है। ठीक है, वो इसका पीएच मान याद रहेगा, ऊपर लिखा हुआ था कितना, 8.3। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा जो डिटेल वाला पार्ट था दोस्तों कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम जो हमारे MCQ है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही पीएच के पूर्ण रूप होते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है,
पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 14। हमने प्रारंभ में आपको स्केल दिखाई थी जिसमें मान दर्शा रखा था 0 से लेकर 14 तक, इसे भी याद रखेगा। 1 से लेकर 14 तक मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। तो पीएच स्केल से किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता दोनों को पता करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच का फार्मूला क्या होता है? तो पीएच का फार्मूला होता है पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं सामान्य वर्ष का पीएच मान कितना होता है? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 5.6 से 6। सामान्य वर्ष का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान हमने देखा, डायग्राम से देखा था हमने, एक बाउल में जो बेकिंग सोडा पड़ा था उसका पीएच मान कितना था? 8.3 था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर भी कितना होगा? सी होगा। ठीक है, दूध के पीएच मान की बात करते हैं तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, इसका सही आंसर भी क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? आपने डायग्राम से देखा था, 2 नींबू पड़े थे दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि 2 को टुकड़े करने की कितनी फाड़ हो जाएगी? 4 फाड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नींबू का पीएच मान याद करा था हमने कितना? 2.4। प्रश्न का सही आंसर ये होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का जो पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो किसी भी मनुष्य के रक्त में 0.2 पीएच मान परिवर्तित होने पर ही मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, यानी अम्लीय से क्षारीय होता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 से 3 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रबल अम्ल क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो 0 से लेकर 3 तक होता है। आगे देखते हैं प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो प्रबल क्षार का जो पीएच मान है 11 से 14 होता है। आगे हमने बात करी थी प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल का था 0 से 3 के मध्य जो मान होता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल क्षार की बात करते हैं तो 11 से लेकर 14 तक का जो मान होता है वो प्रबल क्षार कहलाता है। बैटरी के एसिड का यानी कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी के एसिड H2SO4 का पीएच मान 1 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है लगभग 5 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच मान 11 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है सी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 14 होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, हमारे जो एमसीक्यू थे, ये भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।